नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन के पलों को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की कि वाताग्र क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं तथा वाताग्र बनने के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी होती हैं, उनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। चलिए आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं चक्रवात की। ठीक है, इसमें हम चक्रवात देखेंगे कि चक्रवात के प्रकार कितने होते हैं, चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। साइक्लोन, चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर उच्च वायुदाब बढ़ता जाता है, यानी वायुदाब यानी उच्च दाब होता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, फलतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। इनका आकार अंडाकार व यू अक्षर के आकार का होता है। अगर आप इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में बहुत सारी विशेषताएं चक्रवात की निकल कर आ जाती हैं। पहली तो यही है कि जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में, यानी कि चक्रवात अगर ऐसा होता है तो इसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर जैसे जैसे जाते हैं वायुदाब बढ़ता जाता है। ठीक है, और आपको पता है हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी कि इस चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। इनकी दिशा कैसी होती है तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, यानी कि ऐसे गति करती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके अनुकूल होती हैं, यानी ऐसे गति करती हैं। ठीक है, तो आगे हम अभी विशेषताओं में देखेंगे। ठीक है, और अभी देखते हैं आगे। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस शब्द से लिया गया है। साइक्लोन शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। कौन सा शब्द है? साइक्लोस, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली। ठीक है, आपने सांप को भी देखा होगा कैसे कुंडली मार के बैठता है। ठीक है, बैठता है। इस शब्द को हेनरी पेंडिगटन द्वारा गढ़ा गया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र में कुंडली नागों की तरह होते थे। ठीक है, भारत के अगर आप पूर्व में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है। ठीक है, तो वहाँ पर ही सबसे पहले हेनरी पेंडिगटन ने देखा था कि ये जो चक्रवात बन रहे हैं या तूफान बन रहे हैं वे कुंडलीकृत नाग की तरीके हैं, इसीलिए उन्होंने इसे साइक्लोन शब्द दिया था। ठीक है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, साइक्लोन शब्द से निकला है। आगे देखते हैं। उत्पत्ति स्थान के आधार पर चक्रवात दो वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उत्पत्ति स्थान के आधार पर। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लेयर करना चाहें या एक्सप्लेन करना चाहें तो चक्रवात कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये आपका चक्रवात है। इसके मध्य में मान लीजिए कि 80 मिलीबार है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दाब बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 90 मिलीबार होगा, यहाँ पे 100 मिलीबार होगा, यहाँ पे 110 मिलीबार होगा। ठीक है, और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी हवाएं परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और इनकी दिशा कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज इस प्रकार से गति करते हैं। इनका आकार कैसा होता है? अंडाकार या यू आकार का होते हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं कि उत्पत्ति स्थान के आधार पर चक्रवात दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तथा दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन्स। आपको उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध कई बार बताया जा चुका है। इस मैप पे भी आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 23.5 उत्तरी तथा 23.5 दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य का भाग है
ये आपका उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, इसके बाद 23.5 से लेकर 66.5 उत्तरी गोलार्ध तथा 23.5 से 66.5 दक्षिणी गोलार्ध के जो मध्य का भाग है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, इसके बाद 66.5 से लेकर 90 तक आपका शीत कटिबंध है दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंध, जो उष्णकटिबंध में आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो कि शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित होते हैं, इसलिए इन चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, इस मैप में भी दिखाया गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है, और इनके जो मध्य में जो विकसित हो रहे हैं ये आपके सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, इस मैप में भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ थोड़ा धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा है किनारे की साइड। ये सेंट्रल अफ्रीका है, ये कैरिबियन है, ये साउथ अफ्रीका है। थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है। चलो आगे देखते हैं हम। इसके क्षेत्र निम्नवत हैं जो निम्नलिखित दिए गए हैं। सबसे पहले है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसमें वर्डन द्वीप का क्षेत्र, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी द्वीप समूह, प्रशांत महासागर में दक्षिणी चीन, जापान, फिलीपींस, कोरिया, वियतनाम के तटीय क्षेत्र, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हिंद महासागर में कौन से क्षेत्र हैं? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मॉरिशस, मेडागास्कर, यूरेनियन द्वीपीय क्षेत्र। ये आपके क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। इन चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं वो नाम कौन से हैं आपके। देखते हैं आगे आप। उष्णकटिबंध चक्रवातों को कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से जानते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी अमेरिका में इन्हें टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है, इन्हें टॉर्नेडो कहते हैं। पूर्वी चीन सागर में इन्हें टाइफून कहते हैं। फिलीपींस में इसे बैग्यू कहते हैं। जापान में इसे टाइपयू कहते हैं। ठीक है, टाइपू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली। हिंद महासागर में इसे चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये नाम दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से विली विली किस क्षेत्र में कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इन्हें आप देख लेंगे अच्छे से। एक तरफ आप देश और दूसरी तरफ चक्रवातों के नाम लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसे देखते हैं? इनका व्यास यानी कि डायमीटर इनका 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक होता है, और कभी कभी इनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है। ठीक है, इनकी औसत गति जो होती है वह 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। जैसे हरिकेन और टाइफून। हरिकेन आपका कैरिबियन सागर में आता है या उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है। टाइफून आपका दक्षिणी चीन सागर में आता है। इनकी गति आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। व्यास हमने देख लिया, गति देख ली। इसके बाद इनकी गति स्थल की अपेक्षा सागरों पर अधिक तेज होती है। ठीक है, यानी कि सागर में उत्पन्न होने के बाद चक्रवात जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़ते हैं इनकी जो गति है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता में लगातार कमी होती जाती है। ठीक है, सामान्यतः व्यापारिक हवाओं के साथ यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। यानी कि इनकी दशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से होती है। पूर्व से पश्चिम, यानी कि आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में ये गति करते हैं। आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं कौन सी हैं। इनमें अवताग्र का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और ना ही तापक्रम संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। ये विशेषताएं आपने तो याद रखना, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ये जितनी विशेषताएं हैं बदल जाएंगी। ठीक है,
जिन्हें आप याद रखना। इनमें वताक भी नहीं बनते और तापक्रम संबंधी विभिन्नता भी नहीं पाई जाती। कभी कभी ये एक ही स्थान पर ठहर कर तीव्र वर्षा करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है समदाब रेखाएं अल्पसंख्यक और वृत्ताकार होती हैं। अभी हमने देखा इस प्रकार के चित्र में, तो आपकी जो समदाब रेखाएं हैं वृत्ताकार होती हैं। केंद्र में न्यून वायुदाब होता है। ठीक है, केंद्र में न्यून वायुदाब होता है, ये हमने पहले भी देखा था। 9वां नंबर आप डाल लीजिएगा कि केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है। केंद्र में शांत क्षेत्र होता है जिसे हम चक्रवात की आँख कहते हैं, यानी कि आई ऑफ साइक्लोन। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है, क्योंकि ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में आँख नहीं पाई जाती है, लेकिन आपका जो शांत क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, उसमें आँख पाई जाती है। ये भी एक विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा इनका विस्तार भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। ऊपर हमने डायग्राम में देखा था इनका विस्तार। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, एक ही चित्र दिखाया गया है आपको, इसमें आप देख सकते हैं, नीचे से देखते हैं कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है हवाएं लगातार नीचे हवाएं नीचे भी उतर रही हैं, हवाएं आपकी नीचे से ऊपर फ्लो हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर फ्लो हो रही हैं और ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी आप बता सकते हैं कि चक्रवात में ऊपरी वायुमंडल में या ऊपरी क्षोभ मंडल में हवाओं का क्या होता है, अपसरण होता है, यानी हवाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, जबकि उसके मध्य भाग में, जो चक्रवात का मध्य भाग होता है, वहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं, जिससे यहाँ पर शांत क्षेत्र होता है, जिसे चक्रवात की आँख कहते हैं। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो वर्षा है वह, ये जो आपकी आई वाल है, ये इसे हम आई वाल कहते हैं, आई वाल से दूर जाने पर आपकी जो वर्षा है वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, तो इनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि चक्रवात में नीचे हवाओं का अभिसरण होता है, यानी कि हवाएं एक दूसरे के पास आती हैं, जबकि ऊपरी क्षोभ मंडल में हवाएं एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, यानी हवाओं का अपसरण होता है, यानी डाइवर्जेंट होता है। और चक्रवात के मध्य भाग में एक शांत क्षेत्र होता है, जिसे हम चक्रवात की आँख कहते हैं, जहाँ पर हवाएं लगातार नीचे उतरती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक है, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, यानी निर्माण संबंधी दशाएं कौन सी हैं, देख लेते हैं आगे। एक विशाल गर्म सागर की उपस्थिति, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो गर्म सागर में ही आते हैं। चूँकि जो सूर्य है वह साढ़े कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य में गति करता है, इसलिए इनका क्षेत्र उष्णकटिबंधीय ही होता है, यानी गर्म सागर होना चाहिए। अगर गर्म सागर है तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, सागर के उष्ण जल की गहराई लगभग 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अधिक गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए आपका सागर की गहराई कितनी होनी चाहिए, लगभग 200 मीटर होनी चाहिए। पृथ्वी का परिभ्रमण वेग उपयुक्त स्थानों पर 0 से अधिक होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो कोरियालिस बल है उसका मान अधिक होना चाहिए, जबकि कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर 0 होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है, यानी कि कोरियालिस बल का मान जितना अधिक होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात उतना ही खतरनाक होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आगे है कि उच्चतम आर्द्रता की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो ऊर्जा का स्रोत है वो आर्द्रता ही है, इसीलिए ये इस सागर से जब स्थल की ओर जाते हैं तो आर्द्रता की आपूर्ति में कमी आती है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उच्चतम आर्द्रता की प्राप्ति होनी चाहिए। उच्च वायुमंडलीय अपसरण, जो भी हमने डायग्राम में देखा, हवाओं का अपसरण होना चाहिए और अपसरण से अधिक होना चाहिए, जबकि उच्च वायुमंडलीय अपसरण जो होता है वो धरातलीय अपसरण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नीचे भी कहीं ना कहीं अपसरण होता है, तो लेकिन ऊपर का अपसरण अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वायु का प्रवाह
नहीं होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है कि चक्रवात में हवाएं ऊपर व नीचे नहीं जाती हैं। नीचे कहाँ पे आती हैं चक्रवात में? केवल शांत क्षेत्र में आती हैं, ठीक है, जिन्हें हम आँख कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न स्तरीय एवं उष्ण स्तरीय विक्षोभ उपस्थिति, यानी विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, वायुमंडल की जो डिस्टरबेंस है वह होनी चाहिए। कैसी? निम्न स्तरीय होनी चाहिए। और कहाँ पर? उष्ण भागों में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भी देख लेते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को गर्द चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी दो नाम और है इसके, गर्द चक्र व निम्न दाब क्षेत्र। इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 65 अक्षांशों के बीच होती है। अभी अक्षांश हमने देखे हैं, ठीक है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 0 से लेकर के 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण में हो रही थी, ठीक, अक्षांशों पे हो रही थी। इन अक्षांशों के बीच उष्ण वायु राशियाँ एवं शीतल ध्रुवीय वायु राशियाँ जब मिलती हैं तो ध्रुवीय तरंगों के कारण गर्द चक्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। गर्द चक्र की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में बर्कनीज द्वारा ध्रुवीय सिद्धांत दिया गया, यानी कि ध्रुवीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से। और दिया किसने था? तो बर्कनीज महोदय ने दिया था, ठीक है। अभी आपने देखा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए दो विभिन्न गुण वाली वायु राशियों का मिलना आवश्यक है, तभी ये बनते हैं, ठीक है। और वायु राशियों को हमने देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वायु राशि और वताग्र वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तब आपको और ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो बर्कनीज महोदय ने ध्रुवीय सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी ध्रुवीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो बर्कनीज महोदय ने दिया। और किससे संबंधित था? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से। इस मैप में आप देख सकते हैं कि शीतोष्णकटिबंध को दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, जिसमें यूरेशिया के कुछ भाग को लिया गया है, यूएसए कुछ भाग को लिया गया है और साउथ अमेरिका के कुछ भाग को लिया गया है तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग को लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया के उत्तर पूर्वी तटीय भागों में उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में भ्रमण करते हुए अल्यूशियन उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग तटीय भागों पर प्रभाव डालते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग से उत्पन्न होकर ये चक्रवात पछुआ हवाओं के साथ पूर्व दिशा में यात्रा करते हैं, यानी इनकी दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे चल रहे थे? पूर्व से पश्चिम, ठीक है, गति करते हैं तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों पर प्रभाव डालते हैं। शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि जो आपका भूमध्य सागर है वहाँ पर किस मौसम में सक्रिय होते हैं? तो शीत ऋतु में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावी हो जाते हैं। इसका प्रभाव दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बाल्कन प्रायद्वीप, टर्की, इराक, अफगानिस्तान व उत्तर पश्चिम भारत पर होता है। आपको हम बता दें कि जो आपकी शीत ऋतु में बारिश होती है भारत में, वो इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, वो भी देख लेते हैं। इनमें दाब प्रवणता कम होती है, ठीक है। समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या था? यू आकार था और इसमें वी आकार था, ठीक है। इसमें दाब प्रवणता कम है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में दाब प्रवणता अधिक थी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में विकसित होते हैं एवं हजारों किलोमीटर क्षेत्र पर इनका विस्तार होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल और केवल जल में विकसित हो रहे थे और स्थल पर जाने पर समाप्त हो रहे थे, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों पर विकसित हो सकते हैं, ठीक है। वायु वेग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से कम होता है, यानी इनकी गति क्या होती है? धीमी होती है। अधिकतर शीत ऋतु में ये उत्पन्न होते हैं। जो आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो ज़्यादातर शीत ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
तीव्र बौछार के साथ रुक रुक कर वर्षा होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तीव्र वर्षा ही होती है, लेकिन इसमें तीव्र तो होती है लेकिन रुक रुक कर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कई दिनों तक चलती रहती है तथा 6 शीत कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग को झंझापथ कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि इससे रुक रुक कर तीव्र बौछार होती है जो कई दिनों तक चलती रहती है, और इनका जो पथ होता है उसे झंझापथ कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रायः 2 वताग्र होते हैं एवं वायु की दिशा वताग्रों के अनुसार तेजी से बदल जाती है। ठीक है, वताग्र आपको पता है कि 2 वायु राशियों के मध्य एक ढलुआ सीमा जो होती है वो वताग्र कहलाती है, और 2 वायु राशियों के मिलने से ही जिस चक्रवात का निर्माण होता है उसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में क्या होता है? अभी आपने देखा कि चक्रवात में इस प्रकार की गति होती है, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, अब चक्रवात में हम देखेंगे कि केंद्र से बाहर की ओर, यानी केंद्र में उच्च वायुदाब हाई प्रेशर और बाहर की ओर लो प्रेशर होता है, यानी कि हवाएं अब केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी। देखते हैं आगे, देखते हैं। प्रतिचक्रवात या विरुद्ध चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम तथा बाहर की ओर घटता जाता है। ठीक है, यानी कि जो चक्रवात था या उसमें क्या था, केंद्र में वायुदाब निम्न था तथा बाहर की ओर बढ़ रहा था, जबकि प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च है तथा बाहर की ओर यानी परिधि की ओर घटता जाता है। ठीक है, इसके बाद इस डायग्राम में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें दिशा दिखाई गई है कि चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है। तो चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। इसे वामावर्त भी कहते हैं, वामावर्त दिशा भी कहते हैं। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल होती है। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है, जिसे हम दक्षिणावर्त भी कहते हैं। ठीक है, वहीं प्रतिचक्रवात की जो घूमने की दिशा है वो बदल जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा होती है, घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यानी एंटो क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा होती है। इस चित्र को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि किस गोलार्ध में जो चक्रवात होता है उसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो आपका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, और क्लॉकवाइज पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध। जबकि प्रतिचक्रवात में जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे देखते हैं। घटता जाता है जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। जबकि चक्रवात में क्या था, परिधि से केंद्र था, और प्रतिचक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर चलती है। प्रतिचक्रवात उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को हमने देखा था, जिसे हम असो-अक्षांश यानी 30 से 35 वाला जो एरिया है वहाँ पर प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हवाएं यहाँ पर क्या होती है, नीचे उतरती हैं। ठीक है, मगर भूमध्य रेखीय भागों में इनका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विपरीत प्रतिचक्रवातों में मौसम साफ होता है। प्रतिचक्रवातों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। ठीक है, देखिए मौसम तब बिगड़ता है जब हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं। अगर हवाएं ऊपर से नीचे आ रही हैं तो मौसम आपका साफ होगा, और प्रतिचक्रवात में हवाएं नीचे उतर रही हैं और चक्रवात में ऊपर उठ रही हैं, तो चक्रवात में मौसम कैसा होगा, खराब होगा, क्योंकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं प्रतिचक्रवातों की, वो भी देख लेते हैं। इनका आकार प्रायः गोलाकार होता है। ठीक है, और जबकि चक्रवात का हमने देखा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का यू आकार का, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का वी आकार का होता है, परंतु जो प्रतिचक्रवात है इनका आकार गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी इसका आकार यू आकार का भी मिलता है। ठीक है, केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है, ये भी हमने देखा। केंद्र तथा परिधि के वायुदाबों के अंतर
10 से 20 मीटर तथा कभी कभी 35 मीटर भी हो सकते हैं। ताप प्रवणता कम होती है। ठीक है, इसके बाद और क्या है आगे। आकार में जो प्रति चक्रवातों की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत होते हैं, यानी कि आकार इनका बड़ा होता है चक्रवातों से। इनका व्यास चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक होता है, यानी प्रति चक्रवात आकार में बड़े होते हैं, लगभग व्यास इनका 75% अधिक होता है। ठीक है, प्रति चक्रवात 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्रवातों के पीछे चलते हैं। इनका मार्ग व दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम चलते हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व चलते हैं, लेकिन प्रति चक्रवातों की मार्ग और दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब अधिक होने के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है, ये भी हमने देखा। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी के सुई के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त होती है। ठीक है, इसके बाद आगे है। प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, अतः केंद्र का मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। देखा है हमने भी। प्रति चक्रवात का तापमान मौसम वायुराशि के स्वभाव व आर्द्रता पर आधारित होता है। ग्रीष्म काल में उष्ण वायुराशि के बनने के कारण तापमान ऊंचा व जाड़े में ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान नीचा होता है। ठीक है, इस चक्रवात में वताग्र नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि वताग्र बनने के लिए दो वायुराशियों का आमने सामने आना जरूरी है, जबकि इसमें हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं, इसलिए इसमें वताग्र नहीं बनते। ठीक है, चक्रवातों के समान प्रति चक्रवातों के आगमन की सूचना चंद्रमा एवं सूर्य के चतुर्दिक प्रभा मंडल द्वारा नहीं मिल पाती। ठीक है, इसके विपरीत प्रति चक्रवात के नज़दीक आते हैं, यानी कि जो आपके सूर्य और चंद्रमा है उसमें बादल जो पाए जाते हैं किनारे किनारे वो प्रभा मंडल होते हैं आपके, लेकिन प्रति चक्रवात में प्रभा मंडल नहीं पाए जाते। प्रभा मंडल पाए जाने की किसकी विशेषता है, तो चक्रवातों की विशेषता है। क्यों? क्योंकि चक्रवात में हवाएं ऊपर उठ रही हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है, वर्षा होती है, जबकि प्रति चक्रवातों में हवाएं नीचे उतरती हैं, जिससे न तो वर्षा होती है और न बादल बनते हैं, मौसम साफ होता है। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं। आकाश से बादल छटने लगते हैं जब प्रति चक्रवात होता है, मौसम साफ होने लगता है तथा हवा मंद पड़ जाती है। ठीक है, प्रति चक्रवात पूर्व दिशा में चलने वाले के अग्रभाग में यानी प्रति चक्रवात पूर्व दिशा में चलने वाले अग्रभाग में हवा की दिशा पश्चिम होती है तथा अपेक्षाकृत उनकी गति कुछ अधिक होती है। प्रति चक्रवात के पृष्ठभाग में हवा की दिशा पूर्व होती है, यानी कि प्रति चक्रवात में जो अग्रभाग है वहाँ पर हवा की दिशा कैसी है, पश्चिमी है, जबकि उसका जो पृष्ठभाग है उसमें कैसी है, पूर्वी है, गति मंद होती है। यह वायु प्रणाली शीतल चक्रवातों में होती है। गर्म प्रति चक्रवात वायु प्रणाली अविकसित होती है, यानी कि प्रति चक्रवात के अग्रभाग में पश्चिमी हवा, पृष्ठभाग में पूर्वी हवा। ये किस प्रति चक्रवात की विशेषता है, तो गर्म वायु प्रणाली वाले शीतल चक्रवात की विशेषता है, जबकि गर्म प्रति चक्रवातों वाली वायु प्रणाली में वायु प्रणालियाँ ही विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये रहा मित्रों आज का वीडियो आपका, जिसमें हमने चक्रवातों को देखा, चक्रवातों के प्रकार देखे, जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को देखा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने की दशाएं देखी तथा उनकी विशेषताएं देखी। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं देखी, प्रति चक्रवातों को देखा, उनकी विशेषताएं देखी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और मित्रों, अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।